ये भी लेक्चर नंबर 29 है हमारा। आज से हमने स्टार्ट करने हैं पास्ट पेपर्स, उनका सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन में हमने डिस्कशन करनी है कि इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। ये पेपर 2017 में पीपीएससी का जो था लेक्चर की सीट के लिए, वो पेपर हम सॉल्व करने लगे हैं। इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और हर हिस्से में डिफरेंट कंसेप्ट्स कोलैबोरेट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने मिक्स कर दिए हैं, ताकि आपको जब एक टॉपिक समझा रहा हूँ तो वो आपस में इंटरलिंक कर दूँ, ताकि आपको कंसेप्ट भी मिक्सअप ना हो और आपको अच्छे से तैयारी भी हो जाए। बिस्मिल्लाह नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में से पहली ऑब्जेक्टिव है द इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, हमने ये डिस्कशन में लेके आनी है। इसके लिए हमने करनी होगी सेपरेबल इक्वेशन, एक टॉपिक है। जब हम वो कर लेते हैं तो उसके बाद इनकी शिनाख्त थोड़ी आसान हो जाती है। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो जिसमें डबल डेरिवेटिव के साथ x मल्टीपल हो रहा हो, सिंगल डेरिवेटिव के साथ भी x मल्टीपल हो रहा हो, बट y जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीपल ना हो रहा हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो। अक्सर औकात जो है यहाँ पे n टाइम्स इसकी जगह पे लेमडा यूज किया जाता है। ठीक हो गया ना। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं लेजेंडरी इक्वेशन। ठीक हो गया। जब y के साथ हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, मल्टीपल ना हो रहा हो। ठीक हो गया। सो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये लेजेंडरी इक्वेशन है। और अगर सिर्फ यहाँ पे बाकी सारी इक्वेशन सेम हो, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि x है, ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, या y है, वाई स्क्वायर है, ठीक है, कुछ भी इस टाइप की वैल्यूज जो है इस्तेमाल हो रही हैं, मल्टीपल हो रही हैं y के साथ, लास्ट टर्म के साथ, देन हम इसको बोलते हैं कि दैट इज अ बेसल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो बेसल इक्वेशन का भी पूछ सकते हैं, लेजेंडरी का भी पूछ सकते हैं। तो टाइप्स डिफरेंट होंगी। लेजेंडरी का जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है n टाइम्स n प्लस 1 आ जाता है। जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही? सबको आवाज क्लियर नहीं है या बख्तावर आपको नहीं आ रही आवाज क्लियर? क्लियर है, कोई और बता दे प्लीज। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप थोड़ा नेटवर्क को थोड़ा देख लें बख्तावर प्लीज। जी, तो अगर हमारे पास y के साथ, जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू टू ऑल। अगर y के साथ सिंगल डेरिवेटिव नहीं, y के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स n प्लस 1 है, यहाँ पे लेमडा आ सकता है, यहाँ पे a प्लस बी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लेजेंडरी इक्वेशन। और अगर यहाँ पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व कर देते हैं, x आ जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, या हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया, टाइम्स वाई। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं बेसल इक्वेशन का। ठीक हो गया जी। सो ये इक्वेशन जो है ये लेजेंडरी इक्वेशन है जो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि यहाँ पे y के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स n प्लस 1। लेजेंडरी इक्वेशन जो डिफाइन की थी वो हमारे पास, बल्कि मैं यहाँ पे दोनों टाइप्स की इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ये हमारे पास लेजेंडर है और मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ साथ में बेसल इक्वेशन, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा आसानी हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दें, या इसको आप लिख दें माइनस में आ जाए, सिर्फ एक्स आ जाए, सिर्फ वाई आ जाए। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड बेसल इक्वेशन। बेसल इक्वेशन, ठीक हो गया। और जो इक्वेशन हमें गिवन थी ऑलरेडी, उस इक्वेशन का नाम क्या था? लेजेंडरी इक्वेशन। और उसको ये जो हमारे पास क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ ताकि आपको आंसर भी क्लियर हो। ये किसने इन्वेंट की थी? एड्रियान, इसका नाम था एड्रियान मैरी लेजेंडरी। और ये फर्स्ट टाइम उसने इन्वेंट की थी 1782 में।
किसको यूज करके? फोरियर सीरीज को यूज करके उसने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है। और अगर इसकी इन्वेंशन देखनी हो तो आप मेरे ही चैनल पे जो है वो देख सकते हैं। इसका 5th लेक्चर है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज है, उसमें 5th में इसको हमने निकाला हुआ है, बेसल इक्वेशन को भी, लेजेंडरी को भी। नेक्स्ट पे आते हैं। ये वेक्टर्स वाले चैप्टर से 5-6 MCQs इकट्ठे थे तो वो निकाल लिए गए हैं। वेक्टर चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए आई होप सो कि ये आप सबको आते होंगे। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, आर एंटी पैरेलल, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, या नन का ऑप्शन है। आप में से किसी को आता है तो प्लीज हमें सजेशन दे दें, वरना इसको सॉल्व करते हैं। जी, सी ऑप्शन फातिमा की तरफ से है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। जी, मैं इसका बता देता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इट मीन्स दैट दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखिएगा। आगे एक दो क्वेश्चन आते भी हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उसका कैसे पता चलता है? तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है उसने पैरेलल पूछा है। तो पैरेलल में ये होता है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी है, ये 0 होगा। ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है हमारे पास? इसकी मैं डिफाइन कर देता हूँ रीजन को। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है तो उसका फार्मूला होता है ए बी, ए का मैग्नीट्यूड एंड देन बी का मैग्नीट्यूड देन साइन थीटा। ठीक है। इसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन आगे होता है साइन थीटा। अच्छा जी। अब अगर वो पैरेलल हैं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, अगर पैरेलल हो तो दो वेक्टर्स। ठीक हो गया। इसी तरह अगर एंटी पैरेलल हैं तो उसमें हमारे पास जो एंगल बनता है वो -180 के इक्वल बन जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम चैप्टर 7 के लेक्चर में बताया था कि वेक्टर्स में एंगल 360 नहीं होता, 180 तक होता है, उसके बाद नेगेटिव मूव करने लग जाता है, तो -180 बनता है। जब हम साइन थीटा को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर 0 आता है, जब -180 पुट करते हैं तो भी आंसर उसका 0 ही आता है। सो अगर वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, दोनों सिचुएशन में हमारे पास जो है ए क्रॉस बी जो है वो क्या होता है? 0 होता है। अगर ए डॉट बी 0 होगा तो वो क्या होता है? उसका वो परपेंडिकुलर होते हैं, ए क्रॉस बी है तो वो पैरेलल हैं और या एंटी पैरेलल हैं। ठीक हो गया। सो ये इसका सोल्यूशन है। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो इसका बी ऑप्शन है ये कब होगा? कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी। पहली बात तो ये है कि इसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की क्या है? एंटी पैरेलल है। बट आगे जो उसने बी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर बी है तो इट मीन्स दैट कि ये एंटी पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है। अगर नेगेटिव बी क्रॉस ए है तो ये उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम होगा यहाँ पे, बट वेक्टर की क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। बट आगे जो इज इक्वल टू बी लिखा है ये उस कंडीशन को भी डिनाई कर देता है। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। जी, थर्ड ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज π/4, यानी 45 है। दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान एंगल क्या है? π/4 है। देन ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? जैसा कि अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए वेक्टर बी, हम दो वेक्टर्स यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, इसी तरह ये हमारे पास वेक्टर बी है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या कहता है? 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी। अब क्या करना है? वो कहता है कि जी आप बताएं कि
ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको दो मेथड बताता हूँ। पहला मेथड जो है हमारे पास वो ये है कि हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे और ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। उसके लिए हमें दोनों का फार्मूला आना चाहिए। मैंने अभी एक फार्मूला बताया आपको ए क्रॉस बी का, वो आता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसी तरह मैं आपको डॉट का भी बता देता हूँ जी। ए क्रॉस बी, इसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक हो गया, साइन थीटा। ओवर, और दूसरा फार्मूला होता है ए डॉट पी, ऊपर वाली को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये अगर आपने नाइन्थ में या फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 है वेक्टर्स वाला, उसमें डॉट प्रोडक्ट भी होती है क्रॉस प्रोडक्ट भी होती है, तो ये फार्मूलाज वहाँ से आप देख भी सकते हैं, इनकी अगेन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर की बुक को देखेंगे तो वहाँ चैप्टर नंबर 7 है, तो वहाँ से भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी को ए डॉट बी को, फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसमें उसने जो हमें बात बताई है वो बात ये है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो एंगल क्या है, 1/√2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें एंगल की, π/4, ठीक है, कंट्रोल एफ, दैट इज π/4, इसका एंगल जो उसने दिया है इन दोनों के दरमियान में π/4। सिमिलरली नीचे भी वही एंगल हम पुट कर देते हैं π/4। आंसर 1 जी, चेक करते हैं अभी जी। जब इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो साइन π/4 यानी साइन 45, इसका आंसर आता है 1/√2। तो आपके पास टोटल आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 1/√2, ये वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया, और ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में अगर आपके पास वेक्टर दोनों नेगेटिव भी हैं तो उसको पॉजिटिव कर देता है। और cos 45 का भी सेम यही आंसर आता है, यानी 1/2 स्क्वायर रूट ए बी। ठीक हो गया, अब दोनों की वैल्यू सेम है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। जी अमल खान, आपने बेटा ठीक बताया, इसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। नीचे क्या आएगा, ए डॉट पी, दैट इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। जी नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। ए और बी क्या हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, यूनिट वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, और थीटा उनके दरमियान क्या है, एक एंगल है उन दोनों के दरमियान जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ cos हाफ थीटा इज इक्वल टू, मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि cos θ/2 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी। ठीक हो गया, अब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है इसको हम यूटिलाइज करते हैं कि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो ए का मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल आएगा 1 के। सिमिलरली जो बी का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। अगर हम जैसा कि हमारे पास होता है ए प्लस बी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, उससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर। अब मैं बताऊंगा कि आप हम यहाँ स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस 2bc, ये वेक्टर्स हैं सारे, ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, तो यहाँ पे ए भी वेक्टर में होगा, ये भी वेक्टर में होगा, ये बी और सी भी वेक्टर में होगा। ठीक हो गया जी, और वेक्टर की कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है।
तो ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आता है, तो अगर हम उसका स्केयर लेते हैं तो भी 1 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका स्केयर भी क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस 2 बी डॉट सी है, बी डॉट सी। अब डॉट प्रोडक्ट आ ये बी और सी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का मैंने भी बताया है कि जैसे ए डॉट बी वो इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, इसी तरह ये बी डॉट सी है तो ये बनेगा बी सी कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि सॉरी ए डॉट बी है यहाँ पे, ए डॉट बी, ए बी का स्क्वायर है ना जी, ए डॉट बी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी cos थीटा। जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा जी। तो अब हमने अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ए और बी की डॉट प्रोडक्ट आ जाए ताकि यहाँ पे cos थीटा बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने cos थीटा पूछा था। तो यहाँ से अगर आपको आइडिया लें तो अगर साइन थीटा चाहिए होता तो हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते। ठीक है, ए क्रॉस बी कर देते, जैसे कि हमने ए डॉट बी के लिए हमने वो प्रोसेस किया है। ठीक हो गया जी। तो जी अब हम यहाँ पे 2ab cos थीटा, अब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ए बी जो है वो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 2 आएगा। 2ab हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, आगे आ जाएगा cos थीटा। जी, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + cos थीटा। जी, सो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है 1 + cos थीटा को सॉल्व करने की। जब हम 1 + cos थीटा को सॉल्व करने का सोचते हैं तो हम देखते हैं कि 1 + cos थीटा का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला तो होता है 1 + cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बल्कि उसमें भी माइनस होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमें याद आते हैं डबल एंगल फार्मूलाज या ट्रिपल एंगल फार्मूलाज या हाफ एंगल फार्मूलाज। तो उन फार्मूलाज की मदद से अगर हम देखें तो 1 + cos थीटा जो होता है ये cos 2 थीटा ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक हो गया, यानी मैं कौन सा ए बी कहाँ गया, जी मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने पहले बताया कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सो 1 × 1 यहाँ पे इसका आंसर 1 ही आ जाएगा, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए बी यहाँ पे मैंने बताया कि ये ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, हम प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल होता है। तो ए मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, cos आगे हमने थीटा पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी जजाकल्ला। अच्छा, सो 1 + cos थीटा के फार्मूला का हमें इशू हो रहा है कि 1 + cos थीटा का हम फार्मूला कहाँ से लेते हैं। हमारे पास डबल एंगल फार्मूला होता है cos 2 थीटा। ठीक हो गया, हम वहां से भी इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। cos θ/2 वाला फार्मूला होता है, यानी हाफ एंगल वाला फार्मूला, वो लिख लेते हैं जी, cos θ/2 हाफ एंगल फार्मूला। ये अगर आप ने फर्स्ट ईयर डिस्कशन की है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर हमारे पास है 12, वहाँ पे ये सारे फार्मूलाज यूज होते हैं। सो cos θ/2 जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है 1 + cos थीटा, 1 + cos θ/2। जी, अब हमें चाहिए यहाँ से 1 + cos थीटा चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्केल ले लेते हैं। जब हम बोथ साइड पे स्केल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर θ/2, कहाँ हो जाता है,
जी, ये क्या बनेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस cos थीटा बाई 2। जी, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये बनेगा। अब हमें 1 प्लस cos थीटा बाई थीटा चाहिए, तो 2 को हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। जी, अब हमने 1 प्लस cos थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, जिसका आंसर क्या आया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी हमारे पास, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यानी a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा था हमारे पास 2 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, ऐसे है। अब यहाँ पे हम 1 प्लस cos थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। जी, सो 2 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4, मल्टीपल है उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, जब हम उस साइड पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास या अभी इसको स्क्वायर है इधर, एक मिनट, तो हम ये सारी वैल्यू अभी कॉपी कर लेते हैं। जी, दैट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 बाहर वाला मल्टीपल हो गया अंदर, इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, जब हम बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो बच जाएगा, उधर से बच जाएगा a प्लस बी, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दैट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और इसका बनेगा cos थीटा बाई 2, स्क्वायर चला जाएगा, cos थीटा बाई 2। ठीक हो गया, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, cos थीटा बाई 2 की, उसके साथ 2 मल्टीपल है तो 2 को हम उस साइड में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास इस सारे का आंसर आ जाएगा। सो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या आ सकता है कि मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ये आ सकती है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके दरमियान एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 2 आ सकता है। ठीक हो गया, और साइन थीटा बाई 2 के लिए आप फार्मूला जो यहाँ पे यूज करेंगे मैं फर्क बताता जाऊंगा आपको। पहली बात तो यह है कि ए क्रॉस बी आएगा, उसके लिए ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा आता है। फिर हाफ एंगल के लिए 1 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 के लिए प्लस होता है, साइन के लिए 1 माइनस cos थीटा बाई 2 आ जाता है साइन थीटा बाई 2 के लिए। ठीक है ना, सो यहाँ से आप फिर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जी सर, इसका ऑप्शन जो है वो 1/2 a प्लस बी आएगा जी, ए ऑप्शन ही होगा इसका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, द वर्क डन बाय अ फोर्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के लांग जो वर्क डन है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ क्रॉस आर, सॉरी एफ डॉट आर, एफ डॉट डी पढ़ा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, कहीं पे आर से डिनोट किया जाता है, यहाँ उसने आर की इक्वल लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी के लिए दो मेथड हैं, एक मेथड वो है जैसे हम पहले कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी आगे आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा। दूसरा मेथड सिंपल डॉट प्रोडक्ट होती है, वो सिंपल डॉट प्रोडक्ट कैसे है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि अब हमारे पास एफ डॉट डी हमने डिस्कस करने हैं, तो पहले हम एफ के कंपोनेंट लिख लेंगे। एफ के कंपोनेंट हैं 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के टाइम्स डी जो है वो उसके है, यानी आर कह लें आप,
3i प्लस 2j माइनस 5k। अब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकाल के देता हूँ सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड ये है कि जैसे हमारे पास दो सेट होते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकंड कंपोनेंट, फिर थर्ड कंपोनेंट, फिर जी मैम इसका आंसर भी तकरीबन यही होगा जो आपने बताया है। हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो आई कंपोनेंट को मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। आगे आई डॉट आई किसके को लाता है, 1 के को लाता है। 2.3 6 आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। फिर मैं 2i को मल्टीप्लाई करता हूँ j के साथ, 2.2 4 आई डॉट जे 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 को मैं k के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज आल्सो बिकम्स 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह j कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, j कंपोनेंट j के साथ बनाएगा, दैट इज इक्वल टू -2, ये -1 है, ये +2 है, बाकी सबके साथ 0 होगा। इसी तरह k कंपोनेंट -1 -5 दैट इज इक्वल टू +5। सो 6 + 5 11 - 2 क्या आएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। सो दैट्स योर आंसर, जो कि तकरीबन सब स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह आता था। जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है हमारे पास। एनी 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर इफ। कोप्लेनर कब होते हैं, कोप्लेनर का मतलब को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन में रहने वाले, एक ही प्लेन में रहने वाले कब होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक करा दूं, वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होती है, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक u है, दूसरा v है, तीसरा w है। तो u डॉट v क्रॉस w, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी तरह v डॉट u क्रॉस w, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी तरह w डॉट u क्रॉस v, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। जी मैम चेक करते हैं इसका आंसर, डी है। चलें जी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हमारे पास मैं यू वी डब्ल्यू को अगर हम पहले इंट्रोड्यूस करा दें, जैसे कि यू वेक्टर है, मैं कहता हूँ ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसी तरह मैं वी वेक्टर को डिफाइन करा देता हूँ, दैट इज इक्वल टू डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के। ठीक हो गया। इसी तरह डब्ल्यू को मैं मेंशन करता हूँ, दैट इज इक्वल टू डी एफ जी आई प्लस एच जे, और इसी तरह आई हम नहीं करते, हम जी के कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये 3 वेक्टर्स हैं। तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हो, वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू हो, या डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी हो, ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, इन तीनों का आंसर सेम आएगा। बट मैथमेटिकली लिखने में थोड़ा फर्क होगा, मैं वो बता देता हूँ। वो कैसे होगा, अब u डॉट वी क्रॉस w है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ड्रा करना होता है 3/3 का। अब उसमें आपने पहले u के कंपोनेंट लिखने हैं। u के कंपोनेंट है a, देन b, देन c। ठीक हो गया। इसी तरह v के लिखेंगे d, देन e, देन f। इसी तरह आप w के लिखेंगे, दैट इज g, दैट इज h, एंड दैट इज z। अब आप इन दोनों इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है, देन दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और मजे की बात ये है कि अगर आप इनकी तरतीब चेंज कर दें तो भी आंसर सेम ही आता है, आंसर डिफरेंट नहीं होता। वेक्टर्स में तो इसकी रीजन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कि वो कहते हैं कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आप वेक्टर्स की रोटेशन चेंज भी कर दें, लेकिन वो होने क्लोज चाहिए, क्लोज होने चाहिए, देन उनकी डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोज्ड हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। मैथमेटिकल ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, तो 3.5 में अगर आप डिटर्मिनेंट देखते हैं 3/3 का, तो उसमें ऐसा होता है कि हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। उसमें ये होता है कि अगर हम रो को एक साइड से एक रो 1 को 2 के साथ इंटरचेंज करें, तो हम उसको रो इंटरचेंज ऑपरेशन कहते हैं, तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली
अगर u पहले है, अगर हम v को u की जगह पे ले जाते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, अगर हम w को v की जगह पे ले जाते हैं तो भी आंसर सेम ही आता है। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा कि u डॉट v क्रॉस w यानी a डॉट b क्रॉस c, यानी इसका ऑप्शन ए बनेगा जो कि ठीक होगा। अगर वेक्टर इस शेप में हो तो उनका आंसर क्या है, 0 आए, तो देन हम कहते हैं कि दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जी। दो ऑब्जेक्टिव्स रह गई हैं, इनको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि मीटिंग टाइम एंड होने वाला है और मैंने कोई बात भी करनी है आप लोगों से। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइड विद साइड ए बी एंड सी इज। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइड जो है उसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। सेम एज उसकी आपने ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक हो गया। अब फार्मूला क्या है इसका मैं वो बता देता हूँ आपको। इसका फार्मूला होता है बल्कि ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है इसकी मेरे ख्याल में। हाँ जी। आपने ना इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लेनी है, यानी ए 6 है और 6 और 2, बी 1 और 2 आप यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि 6, यहाँ पे पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सेकंड कंपोनेंट जो है हमारे पास वो जे का 2 आ रहा है, के वाला है नहीं तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह बी के साथ आपने जे का कंपोनेंट हमारे पास 1 है और के का कंपोनेंट जो है वो हमारे पास 2 है और आई का कंपोनेंट नहीं है, ये 0 हो जाएगा। इस के में तीसरे वेक्टर में सारे 1 1 आ जाते हैं, 1.1 और .1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइड होगा। ठीक हो गया। मैं ये इसको यहाँ पे, बल्कि अगर 0 आएगा तो वो कोप्लेनर हो जाएंगे तीनों वेक्टर्स। तो ये इसका फार्मूला है, आपने इसको सॉल्व करना है और आपने इसका आंसर लिख देना है कि इसका आंसर क्या आता है। जी। एट द एंड हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with constant speed. The force acting on particle is called centripetal force. उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं और उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²r। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया जी। F इज इक्वल टू mv²r। सो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ।